नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करियर काउंसलिंग सीरीज़ को। दोस्तों ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 12th के बाद के सारी पॉसिबल करियर ऑप्शंस। जनरली हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे तरीके के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ के पहले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो यार ये जो पोस्ट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है और एक कोड भी है कि देश के अंदर सिर्फ 3 लोगों की सबसे ज़्यादा चलती है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी ये 3 लोग रहते हैं, PM, CM और DM। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक DM बन सकते हैं और बहुत ही डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एक जिले में DM बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट रहती है और इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली पोस्ट को होल्ड करते हैं IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कैसे आप 12वीं से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या पर्क्स रहते हैं एक IAS ऑफिसर बनने के। तो आइए सीधा हम स्टार्ट करते हैं इस सारी जानकारी को लेना। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हो। IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और बताते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सो आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि एक IAS ऑफिसर का आखिर काम क्या होता है, क्योंकि यार हमें सबसे पहले ये तो पता करना होगा ना कि जो हम आगे बनने वाले हैं वो करता क्या है, तो उससे हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी। देन फिर हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन कौन लोग IAS बन सकते हैं और कौन नहीं बन सकते हैं। देन इसके बाद अपने पास आ जाता है कि हाउ टू स्टार्ट आफ्टर क्लास 12। तो अभी जैसे क्लास 12th वाले बच्चे ही मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो यहाँ पर कैसे आप कक्षा 12वीं के बाद ही एक IAS बनने का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सैलरी एंड पर्क्स की, अगर आप उस सर्विस में पहुँच जाते हैं तो फिर क्या क्या आपको सैलरी और पर्क्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम वर्क ऑफ एन IAS ऑफिसर से, देखते हैं कि क्या क्या काम करता है एक हमारा IAS ऑफिसर। सो बच्चों IAS ऑफिसर के कुछ मेन काम मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो पूरे ज़िले में जितना भी काम होता है वो लगभग IAS ऑफिसर के अंडर ही होता है, लेकिन हाँ जो मेन काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम होता है फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एंड एडवाइसिंग मिनिस्टर ऑन वेरियस इशूज़। तो आपको पता ही है कि यार भारत में जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनको एडवाइस करने का जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे IAS ऑफिसर्स। मतलब हर एक जो भी मिनिस्ट्री रहती है उसके अंदर कोई ना कोई IAS ऑफिसर वहाँ पर रहता है और वही यहाँ पर जो जितनी भी पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में फ्रेम होती है उसके पीछे उसका ही एक हाथ रहता है। देन इसके बाद मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर एक IAS ऑफिसर जिले में पोस्टेड रहता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड रहता है और वहाँ पर जो भी वहाँ पर पुलिसिंग रहती है वो लगभग IAS ऑफिसर के अंदर ही आती है। वैसे तो IPS मतलब इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर आती है, लेकिन फिर भी पूरे ज़िले के अंदर जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो रहती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो एक IAS ऑफिसर रहता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जांपल कोई भी IAS ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो वहाँ पर वो जितनी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहेंगी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम वो करता है और वो देखता है कि हाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। और बाई चांस कहीं पर उसको कोई ना कोई त्रुटि मिलती है, कोई ना कोई भी घपला मिलता है, तो फटाक से उसको एक्सपोज कर देता है और वहाँ पर फिर भारी भारी जो भी चालान वालान की कार्रवाई रहती है उसको किया जाता है। देन इसके बाद उसका काम रहता है कलेक्ट करना रेवेन्यू। हालांकि इसके लिए एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स भी रहते हैं, लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला कि जिले में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है वो DM रहती है, तो जो भी यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है वो DM को ही होती है। देन लास्ट में इसका एक और काम रहता है सुपरवाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड। तो जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स जमा किया जाता है, जो भी फंड यहाँ पर एक्सपेंडिचर के लिए आता है कि यार ये गरीबों के लिए एक्सपेंड करना है, ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स का करना है, तो उन सभी को भी ओवरसी कौन करता है, एक IAS ऑफिसर ही करता है। तो ये सब वेरियस काम रहते हैं IAS ऑफिसर के। हालांकि मतलब जो लिस्ट है वो मतलब नेवर एंडिंग है, लेकिन फिर भी ये जो काम है वो बिल्कुल मेन काम है। बढ़ते हैं फिर हम आगे और देखते हैं कि यार कौन कौन IAS ऑफिसर बन सकता है और कैसे आप बन सकते हैं। सो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है इसकी, 21 ईयर्स की आपकी एज रहना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उससे ज़्यादा। देन सेकंड है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब अगर एक कक्षा 12वीं का बच्चा है तो वो ऐसा नहीं कि अगली साल ही IAS ऑफिसर बन जाएगा, उसको एक ग्रेजुएशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब वो ग्रेजुएशन कोई सी भी कर सकता है, 3 साल वाली, 4 साल वाली, कोई सी भी ग्रेजुएशन जो भारत में हो रही है वो कर सकता है। और यहाँ पर क्या है, जैसे आप फाइनल ईयर में तभी आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो BSc और BSc फाइनल ईयर में आप 2 साल आपके हो गए, तीसरे साल में आप हो तो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और एक अफसर बन सकते हो।
अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। तो बच्चों यहाँ पर एक यूपीएससी का CSE एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जब भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लें तो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको भरना पड़ता है। और सबसे पहले यहाँ पर प्रीलिम्स का फॉर्म आपको भरना पड़ता है। सो सबसे पहली जो स्टेज रहती है प्रीलिम्स होती है। प्रीलिम्स को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं तो मेंस की एग्जाम होती है। मेंस की एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है। और उसके बाद अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो तब आपको IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है अलॉकेट होती है। तो वैसे जो यूपीएससी की एग्जाम होती है सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें सिविल सर्विस की और भी सारी पोस्ट रहती है, मतलब 20 के ऊपर पोस्ट रहती है। लेकिन सिंस आज का ये वीडियो IAS के बारे में तो हम सिर्फ IAS की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देन बच्चों इसके आगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आपको हर्डल्स को पार करना है। तो सबसे पहले होता है एक जनरल स्टडी का टेस्ट। देन उसके बाद होता है अपने पास सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं CSET। तो GS और CSET दो यहाँ पर पेपर होते हैं। तो देख लेते हैं GS के सिलेबस क्या होता है। एक मोटी मोटी आपको आउटलाइन दे देता हूँ जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप इस तैयारी में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, देन हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पढ़ना होगा। देन उसके बाद आपको पढ़ना होगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन भाई साहब जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। और इसकी जो कंप्लीट बुक लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। देन इसके बाद जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर रहता है, हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का रहता है। फर्स्ट पेपर से मेरिट बनती है, मतलब उसी के बेसिस पर आपका मेंस में सिलेक्शन होता है। और सेकंड पेपर से क्वालिफाइंग होता है, मतलब यहाँ पर अगर आप 33% मार्क्स जो कि होते हैं 67, ये अगर आप ले आते हैं तो आप प्रीलिम्स का सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। और उसी के बाद आपकी फर्स्ट पेपर की जो कॉपी है वो चेक होगी। दोनों OMR बेस्ड रहते हैं और यहाँ पर MCQ सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3। सो यहाँ पर जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस छोटा ही है, सिंपल है। और ये लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, देन उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब होता है। इसका मतलब जो एप्टीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। और बच्चों इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और वो है यहाँ पर अनअकैडमी का इमर्ज। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। और ये वाला जो टेस्ट है अभी 20 जून को है। क्लास 6 से 12th लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अलग अलग कैटेगरी है, आपको अपनी कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा। 5 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तक आप यहाँ पर जीत सकते हो। और यहाँ पर सिर्फ एनरोल करने में भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों। अगर आप यहाँ पर एनरोल भी करते हो ना इस टेस्ट के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनरोल करने पर ही अनअकैडमी क्या कर रही है, आपको हर मतलब दिन 7 लोगों को सरप्राइज बॉक्स यहाँ पर देने वाले हैं। तो बिल्कुल यार एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और ज़रूर से एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ बस ये कि जब आप लिंक को क्लिक करें तो वहाँ पर आपसे कोड मांगेगा, तो उस कोड में आप यूज़ कीजिएगा APpedia10। तो जैसे आप उस कोड को यूज़ करोगे तो एकदम फ्री में फिर आप इस टेस्ट को दे सकते हो। और सिर्फ एनरोल करने पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस और ये जो सरप्राइज बॉक्स है मिलने वाला है। साथ ही बच्चों यहाँ पर जैसा मैंने आपको आगे बताया 5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी, iPad, मैकबुक और इस तरह के बहुत सारे प्राइजेस को भी आप जीत सकते हो। तो 6 से 12th ये कैटेगरी आपको वहाँ पर दिखने वाली है। कोड यूज़ करना है APpedia10 एंड 20 जून को आपका टेस्ट रहने वाला है। बढ़ते हैं अपन आगे और आपको बताते हैं कि फिर जो अगली स्टेज रहती है इसकी मेंस वाली एग्जाम, उसमें कैसा क्या सीन रहता है। सो बच्चों टोटल यहाँ पर आपके पास पेपर रहते हैं 9 पेपर, जिसमें से आप देख सकते हो कि 2 पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब इससे मेरिट नहीं बनने वाली है। और 300 मार्क्स करेंगे, सिर्फ आपको इनको क्वालिफाई करना रहेगा। जिसमें एक तो आ जाएगा अपने पास कोई भी कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज की लिस्ट आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जनरली यहाँ पर हिंदी लोग ले लेते हैं। देन उसके बाद सेकंड पेपर रहता है इंग्लिश का, ये कंपलसरी रहता है और ये मतलब क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं, दोनों के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते फाइनल मेरिट लिस्ट में। देन इसके बाद अपने पास जो पहला पेपर रहता है वो ऐसे का रहता है। देन GS के 4 पेपर रहते हैं, इसका भी एक डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर। देन 2 ऑप्शनल पेपर रहते हैं, मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना है और उसी ऑप्शनल के 2 पेपर रहने वाले हैं। और टोटल अगर हम सबके मार्क्स जोड़ लें तो 750 मार्क्स, मतलब 1750 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, 1750। देन इसके बाद जो अगला स्टेज रहता है, मतलब अगर आपने ये मेंस को क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको आता है इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट रहता है 275 मार्क्स का रहता है। और इस मिला के अगर यहाँ पर हम देखें तो 2025 में से आपके फाइनल स्कोर आता है। और बच्चों यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो रिज़ल्ट रहता है ना
वो मतलब 60% के अंदर ही रहता है। मतलब जो टॉपर रहता है ना ऑलमोस्ट 60% के आसपास रहता है। कहाँ पर हम एग्ज़ाम में सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में 95-99% लाते थे, यहाँ पर 60% में आप आईएएस अफसर बन जाते हो। ठीक है, हालांकि जो टेस्ट रहता है बहुत ही कठिन रहता है और इस तरह का पूरा सिनेरियो रहता है। मतलब 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों को आप जैसे क्रॉस करते हो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसी के आधार पर आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। जैसा मैंने आपको आगे बताया कि 20 से ज़्यादा पोस्ट इसमें होती है। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि कैसे हम 12वीं के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो देखो यार, 12वीं के बाद प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हो या फिर आपने 12th को पास कर लिया है, तो अभी इस लेवल पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल की तैयारी नहीं करनी है। इस लेवल पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंश्योर करना है कि आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ें, जिससे आपका बेस बिल्ड हो जाए। अब सर कौन सी एनसीईआरटी हम पढ़ें? सो एनसीईआरटी 6 से 12 तक की आपको पढ़ना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकी, तीनों 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट कर लें ताकि इनका एक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन अगला आ जाता है अपने पास, आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है 9 से 12 तक, क्योंकि 9 से आपकी इकोनॉमिक्स चालू होती है और वहीं से आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। देन उसके बाद डेली न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर द हिंदू नाम का, या फिर आपके घर पे जो भी न्यूज़पेपर आता है शुरू में आप उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक चीज़ें जो कि आपको पढ़नी है और बिल्कुल यहाँ से आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप फाइनल ईयर में आ जाएँ, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब से फिर आप थोड़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ से पिक करके उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बिगनर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ना। और डिटेल स्ट्रेटेजी का आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको वो भी बता दूंगा। सो ये तो है सारी बुक स्टोरी। एक 12वीं क्लास या फिर जिसने अभी 12th जस्ट पास किए या फिर कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में, वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है। देन अब यहाँ पर बता देते हैं भाई साहब, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो क्या क्या पर्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप बोलते हैं ना सर गाड़ी बंगला बंगला नौकर चाकर सब कुछ। तो देखते हैं क्या क्या आपको मिलने वाला है एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद। तो सबसे पहला जो पर्क है वो है रेसिडेंस। तो आपको जो शहर का सबसे मेन इलाका रहेगा वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला मिलने वाला है। और यहाँ पर ये जो रेसिडेंशियल यूनिट रहती है, इसका जो एक भव्यता रहती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी रैंक पर। मतलब जैसे अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तो वेरियस रैंक्स आपकी रहती है। जैसे जैसे आपके साल कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे आपको बड़ी बड़ी रैंक्स मिलती जाती है और ये जो घर का साइज़ है वो भी उसी हिसाब से बड़ा होता जाता है। देन अगला यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। आपको एक अपना पर्सनल व्हीकल मिलता है और जैसे जैसे आपकी रैंक आगे बढ़ती है आपको मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ी, लग्जरी कार्स लाइक अपने पास आ जाती है ये टोयोटा वाली कार। देन उसके बाद फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये सब वाली कार्स भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिलती है। यार एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही पूरे ज़िले का अगर उसके पास चार्ज है तो फिर उसको सिक्योरिटी भी अच्छी खासी मिलनी चाहिए। तो उसको एक पर्सनल अपने बॉडीगार्ड, गनमैन्स, ये सब वहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही पूरी फैमिली की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ होम गार्ड्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। आपके रेसिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पर कुछ होम गार्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो बिल्कुल सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं रहती है। बिल सरकार की तरफ से। देन उसके बाद वेकेशंस का मोड भी आपको मिलता है और लीव्स यहाँ पर आपको एक इसमें सबसे खास बात है कि अगर जैसे आप 7 साल की सर्विस कर लेते हो तो उसके बाद आपको 2 साल तक की छुट्टी मिलती है फॉरेन पढ़ने की, और फॉरेन पढ़ने का खर्चा भी उठाती है सरकार। तो ये सारे पर्क्स हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के। और यार देखो पर्क्स वर्क्स तो चलो बड़ी एक है ही यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो यहाँ पर आपके पास पावर रहती है, विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन ऑफ मिलियंस की लाइफ बदल सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सर्विस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सैलरी के बारे में कि यार अगर आप एक अफसर बनते हो तो क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी यही चाहते हैं कि यार एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो। और यहाँ पर बताते हैं आपको सैलरी क्या रहेगी। तो देखो जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे उसके बाद आपको एक सब डिवीज़न का चार्ज मिलेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट से छोटा सब डिवीज़न। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-6 सब डिवीजन्स रहते हैं, तो सब डिवीज़न का आपको हेड बनाया जाएगा, उसी को बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सैलरी रहती है यहाँ पर 5600 के आसपास, ठीक है, 56,100। और इसके साथ जो बाकी सारे चीज़ें पर्क्स हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको चार्ज मिल जाता है एंड देन वहाँ पर सैलरी बढ़ जाती है। देन उसके बाद बनता है डिवीज़न का कमिश्नर, मतलब एक डिवीज़न में 7 से 8 कभी कभार 10 भी डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के आप ऊपर हो जाते हो। देन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए। पूरे स्टेट का जो मेन आईएएस रहता है वो रहता है स्टेट सेक्रेटरी, उसकी सैलरी रहती है 225 के आसपास। एंड देन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर आईएएस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी जो पोस्ट रहती है वो रहती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, और वहाँ की जो सैलरी रहती है 250 के आसपास रहती है।
और सैलरी तो चलो ठीक है, पर्क्स भी हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है पावर। तो आपके पास पावर रहती है, इज्जत रहती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, और इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ ड्रीम जॉब। ये भारत के हर एक युवा की ड्रीम जॉब है, और इसीलिए यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा टफ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक भी दे रखा है, तो आप उसमें भी जरूर से एनरोल कर लीजिएगा, और अनलॉक करते वक्त आप यूज़ कीजिएगा कोड APPedia10, जिससे एकदम फ्री में वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।